हेलो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। आज है May 14 और आज सैटरडे के न्यूज़पेपर में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल आए हैं। सो स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। क्रिटिकली इवेल्युएट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। 250 वर्ड्स में आपने इसको लिख के भेजना है। ठीक है जी। पहली चीज़ आप इसको लिख के भेज सकते हैं हमारी आईडी पे, जो कि है @akash8283। ठीक है जी, ये हो गया हमारी टेलीग्राम की आईडी। नंबर 2, इसके मॉडल आंसर के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिविल्स विद आकाश करके एक चैनल मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, और उस पर मॉडल आंसर जो है हर एक क्वेश्चन का शाम तक डाल दिया जाता है और भी उस पर कंटेंट डाल दिया जाता है। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली न्यूज़ है। पहली तो जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी मुझे लगता है डिस्कस किया इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन रिपोर्ट। अब इस चीज़ का क्या मतलब, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, डीलिमिटेशन रिपोर्ट होती क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो डीलिमिटेशन रिपोर्ट आई है उसको डिक्लाइन कर दिया कि मैं स्टे नहीं लगाऊंगा। ठीक है। अब पहली चीज़, ये एक एक्ट और प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सीट्स होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, उसको फिक्स करते हैं। मतलब एक ऐसा एक्ट और प्रोसेस है जिसमें हम फिक्स करते हैं लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री और प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर इलेक्टोरल पर्पस। ठीक है जी। तो हमने बाउंड्रीज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आपको पता है किसी न किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहेगी, तो हमें ये होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर और लेस इक्वल सीट्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। नंबर 2, जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो किस तरह से काम करती है। द जॉब ऑफ डीलिमिटेशन इज असाइंड टू डीलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। ठीक है जी। फिर उसके बाद में जो डीलिमिटेशन कमीशन है इन इंडिया इज अ हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है। फिर उसके बाद में इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद में दीज ऑर्डर्स कम इन द फोर्स ऑन अ डेट टू द स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस बिहाफ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट निकाल देते हैं उसी टाइम से वो जो है फोर्स में आ जाती है, या फिर कब आती है, जब प्रेसिडेंट जी उसको बोलते हैं फिर आती है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको स्पेसिफाई कर देते हैं तब वो फोर्स में आती है। फिर आगे क्या था, कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न्ड। जो एसएलए कंसर्न्ड है उसके पास इसकी कॉपीज भेज दी जाती हैं, और बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसेबल देयर इन बाय देम। ठीक है, वो कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की इसके बारे में बात करें तो एक आर्टिकल 82 है जो कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि भाई आपने डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करना है पार्लियामेंट ने, लेकिन इसको बनाना किसने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। आर्टिकल 170 क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट टू गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जब एक सेंसस हो जाता है उसके बाद में 170 के अंडर लिखा हुआ है कि जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट। और डीलिमिटेशन एक्ट कौन बना रहा है, आर्टिकल 82 में सेंटर बना रही है। फंक्शंस क्या है, डिटरमिन करना द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है जी। इन द वे दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सीट्स सो फार एज प्रैक्टिकेबल इज द सेम। मोर और लेस वो सेम रहना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया। आइडेंटिफाई करना है SC ST की सीट्स को। फिर उसके बाद में इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स ऑफ द कमीशन द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स। अगर हम इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये जो हैं वो कॉम्पोजिशन में काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें, अभी 4 टाइम्स जो डीलिमिटेशन कमीशन हमने कॉन्स्टिट्यूट होता हुआ देखा, 1952, 1962, 1972 और 2002। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन। तो इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन फॉर द प्रीलिम्स और अगर कई बार मेंस में भी आता है तो आपके लिए प्रॉपर आपको गूगल करने की कहीं पे और देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप एज अ जो कंटेंट है वो मान सकते हैं। तो ये पार्ट है हमारे GS2 का, ये आप चीज़ हमने याद रखनी है सिलेबस में। नंबर 2, ट्विटर डील ऑन होल्ड। ये जो इलॉन मस्क है इन्होंने ट्विटर खरीदने की बात की थी, तो अभी ये पता नहीं क्या ये होल्ड पे डाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्पैम करके या फिर कुछ इस तरह के फेक अकाउंट्स है उसका मैं नंबर देखूंगा जितने हैं कितने नहीं है, इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इसको इस वजह से मार्क किया था कि ये हाइप में रहते तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो सेंटर इज़ नॉट इम्पोजिंग हिंदी ऑन तमिलनाडु गवर्नर।
जो गवर्नर है वो बोल रहे हैं कि वो सेंटर है वो इम्पोज नहीं कर रहा है हिंदी को ऑन दी तमिलनाडु, ठीक है। वेदर वो तो ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि सेंटर वाले कि भाई जो आपकी मदर टंग है, हमने नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी बोला कि मदर टंग को प्रमोट करना चाहिए। हम बात करते हैं कि भाई मदर टंग के बारे में कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो अभी आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगा वो किस चीज़ के रिगार्डिंग होएगा, वो होएगा रिगार्डिंग कि कौन कौन सी चीज़ें हैं मदर टंग के लिए अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न, आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, मतलब हर एक सिटीजन को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को क्या कर सके, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी, और प्रोहिबिट कर सके डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नंबर टू आर्टिकल 120 क्या बोलता है कि लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, ये प्रोवाइड करता है यूज ऑफ हिंदी और इंग्लिश फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट बट गिव्स द राइट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर मदर टंग। इतना क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे 120 के अंदर जो लैंग्वेजेस टू बी यूज इन पार्लियामेंट है वो बोला गया है हिंदी और इंग्लिश फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर कोई बंदा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो परमिशन लेकर अपने मदर टंग में भी कर सकता है। फिर अगर आगे हम पार्ट 17 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डील करता है किस चीज़ के साथ में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ में, 343 टू 351। 350A क्या बोलता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से सुनेगा और याद रखिएगा। ये फैसिलिटेट करता है फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, provides that it shall be endeavor of every state and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of the education to children belonging to the linguistic minority group। तो जो प्राइमरी स्टेज पे बच्चा है उसको मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करना या चीज़ों को प्रोवाइड करना, उसकी एडुकेट फैसिलिटीज़ बनाने में, इंस्ट्रक्शन देने में काम करता है। 350B में अगर हम बात करें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ की बात की गई है। ये आपको आपकी बुक में एक लक्ष्मीकांत में अगर मैं बोलूँ तो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर भी मिलेगा इस पर। 350B की जहाँ पे हम बात करते हैं वो इन्वेस्टिगेट करता है ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो कि दे रखे हैं फॉर द लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, और जो भी रिपोर्ट आती है वो प्रेसिडेंट के पास आती है और प्रेसिडेंट कहाँ पे भेजता है, पार्लियामेंट के पास, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न रहते हैं उनके पास। फिर 8th शेड्यूल में आपको पता है 22 लैंग्वेजेस हैं, और राइट टू एजुकेशन जो 2009 है सेज दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी इन अ चाइल्ड्स मदर टंग। क्लियर है बात। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम देगी और मेंस में भी काम देगी। ये चीज़ के आपने बारे में याद रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू हमारा एडिटोरियल, और हमारा आज का जो पहला एडिटोरियल है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कि इसमें से बहुत कुछ निकलेगा जो कि आप मेंस में लिख सकते हैं, GS2 के सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा या फिर न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ सिविल सर्वेंट्स ने मिलके प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि भाई ये जो हेट पॉलिटिक्स चल रही है इसको बंद करना चाहिए, और उन्होंने अपने ग्रुप को नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। फिर उसी के बाद में कुछ टाइम के बाद में एक और ग्रुप था सिविल सर्वेंट्स का जो कि रिटायर्ड थे, उन्होंने फिर लिखा, कहते नहीं, कहते फॉल्स नैरेटिव है जो कि लोग ऊपर वाले बोल रहे हैं, ये वाला ग्रुप बोल रहा है। हम भी सिविल सर्वेंट्स हैं, हमें लग रहा है कि जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, वो कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो चलती रहती हैं, और वो जो ग्रुप है ऊपर वाला वो इंस्पायर्ड है बाय द वेस्टर्न और इंटरनेशनल लॉबीज। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ पे बोला गया है कि जो मैच्योर डेमोक्रेसीज है ना, वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्टिंग पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, कि पब्लिक ऑफिशियल्स की खुद की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपनी जो ड्यूटीज़ है वो नॉर्मली डिस्चार्ज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, ना कि वो काम कर रहे हैं किसी के प्रेशर पे आके, है ना, किसी के प्रेशर पे आके, चाहे वेदर वो किसी का बॉस है, ठीक है जी, उसके प्रेशर में आके आप कुछ दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ या किसी और के साथ कुछ गलत काम कर रहे हो, ठीक है, फिर वो जो चीज़ है वो कहते हैं कि वो आपके सेल्फ रिस्पेक्टिंग पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर प्राइवेट ऑफिशियल्स के बीच में नहीं आएगी। फिर आगे अगर हम बात करते कहते जी अगर आपने लेसन लेना हो तो ब्रिटेन से आप लेसन ले सकते हो कि किस तरह से काम करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बोला गया कि भाई क्योंकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं सिविल सर्विसेज की या किसी भी चीज़ की, वो ग्रेट ब्रिटेन से हमने या फिर हमने कहाँ से ली हैं, आपको पता है, ब्रिटिशर से ली हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या देखने को मिला कि बोरिस जॉनसन और जो वहाँ पे ऋषि, मतलब एक्सचेकर फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब
ठीक है जी। तो ये किसी पार्टी में, क्रिसमस पार्टीज ये वो अटेंड करने गए थे, और उसी टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पे लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो अनदर विंग था, कोई विंग था सिविल सर्विस का या फिर लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, उन्होंने फाइन लगाया भाई प्राइम मिनिस्टर को या फिर चांसलर ऑफ एक्सचेकर को, और उन दोनों ने माना भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती थी हमारी कंट्री में कि क्या वो चीज़ वो लगा सकते थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है एन इरोजन इन इंडिया, क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। कहते भी ये पॉसिबल होता, अगर हम बात करें कि ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती थी हमारी कंट्री में, किस तरह से फाइन लगता है किसी के ऊपर, किसी मिनिस्टर एमपी के ऊपर, किसी एमएलए के ऊपर, किसी छोटे सरपंच के ऊपर। आप एमएलए एमपी की बात तो छोड़ दो, सरपंच के ऊपर फाइन लगाते हुए जो पुलिस वाले या फिर कोई और अथॉरिटी वो डरते हैं। ठीक है जी। तो वो अपनी इंटीग्रिटी पे काम नहीं करते, लोगों पे, जो नॉर्मल है, जो मिडिल क्लास है या फिर जो कॉमन मैन है, जो मासीज है, उन पे लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल उन पे नहीं लग पाते, उन पे नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे बात की जा रही है, कहते ये पॉसिबल था जब वल्लभ भाई पटेल जी थे, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने ये चीज़ का देखा कि भाई ये लोग अच्छे वे से काम कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने बोला था स्टील फोर्स ऑफ इंडिया। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमने ये चीज़ की, जो डिटीरियोरेशन है वो होती हुई स्टार्ट होगी, जो डिटीरियोरेशन है वो होनी स्टार्ट होगी थी, ये चीज़ों का डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, जो इंटीग्रिटी, जो चीज़ें हैं, ये जो अच्छे वे से ऑनेस्टी, हर एक चीज़ों से काम करना, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, वो कम होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें, अर्लियर ड्यूरिंग कम्युनल और कास्ट राइट्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी का साथ नहीं देता था एक पर्टिकुलर ग्रुप का। अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, लोकल्स ये बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं उनका साथ दिया जा रहा है। कौन देता है? और वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उनका साथ दे रहा है। ठीक है जी। और ये अगर आप पॉलिटिकल मास्टर्स के डिक्टेट्स पे चलोगे, जो जैसे वो डिक्टेट कर रहा है, तो फिर जो आपको सेफगार्ड्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। आप डर डर के काम कर रहे हो, तो वो कहता है आर्टिकल 311 में जो सेफगार्ड्स हैं उसका तो कुछ बात ही नहीं बनती। यहाँ पे क्या है, नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज़ कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो ये नॉर्म्स है, डिफाइन न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिव, कैंड्योर, स्पीकिंग ट्रुथ, पावर, इवन मतलब कि चाहे वो बाहर आप बोल रहे हो, चाहे मिनिस्टर के चैम्बर में जाके, तो वो एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल प्राइड, डिग्निटी, इस चीज़ के साथ में चलने चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ इस चीज़ से ऊपर नहीं है, इंटीग्रिटी से ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर, प्रोफेशनल प्राइड या डिग्निटी से ऊपर। तो आपका जो प्रोफेशनल प्राइड है, आपको प्राइड होना चाहिए कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, अगर उस चीज़ को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तो लीव। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल प्राइड होना भी एक चीज़ जरूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, रोट बी आर अम्बेडकर। ठीक है जी। द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड, इसको कल्टिवेट करना पड़ता है। और वी मस्ट रियलाइज दैट आर पीपल हैव येट टू लर्न इट। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन द इंडियन सॉइल विच इज़ एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है जी। बहुत, मुझे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और किस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले एडिटोरियल की अगर हम बात करें, तो ये वही सेम चीज़ फिर अगेन GS2 से रिलेटेड, ये इंटरनेशनल रिलेशन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं यार, वही श्रीलंका की हर एक चीज़ बताई गई है। तो पहले नहीं था कि भाई मैं इसको डिस्कस करें हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये बताता हूँ। 30 डेज़ में वो कहते बहुत कुछ हो गया श्रीलंका में। पहली चीज़ इंट्रोडक्शन में ये बताई गई है, यहाँ पे एक प्लेस बन गई थी जो कि प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के बाहर बना था, गोटागो गामा। ठीक है जी। वो स्पेस पे हर रोज़ लोग आते थे, वहाँ पे क्या करते थे भाई, अपने प्रोटेस्ट वगैरह, मतलब एक लोकेशन बनानी उन्होंने कि भाई ये लोकेशन हमारी है और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट वगैरह करते रहेंगे। अब होता क्या है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो सही तरह से चल रहा था, कोई वायलेंस कुछ इस तरह का काम नहीं हो रहा था। लेकिन May 9 को होता क्या है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो आते हैं और अटैक कर देते हैं और ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेक्रेट स्पेस को। उस चीज़ के बाद में यहाँ पे ये जो लोग हैं, फिर ये क्या करते हैं, लोकल लेवल पे जितने प्रोटेस्टर थे, जैकोबियन स्ट्रीक थी, सपोर्टर्स थे, उन्होंने जो मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट थी, उनके जो घर हैं उनको जलाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पुलिस को मारना स्टार्ट किया, इधर उधर से जो भी लोग दिख रहे हैं उनको मारना तोड़ना। तो एमरजेंसी की वाली कंडीशन May 11 तक बननी स्टार्ट होगी। बिफोर May 9 अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो सोशल मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही थी, लार्जेस्ट सोशल मूवमेंट, तो ये यूथ लेड मूवमेंट थी। यहाँ पे हर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आए हुए थे, हर एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने को वो कहते मिल रही थी।
और ये कुछ इस तरह का एक विज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा था। कहते हैं जैसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्लैक लिव्स मैटर, अरब स्प्रिंग हो गया, इंडियन फार्मर मूवमेंट हो गया, शाहीन बाग वाला, इस तरह का जो प्रोग्राम है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे जो लार्ज क्राउड है वो लीडिंग सेलिब्रिटीज फ्लॉग्ड ईच इवनिंग। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा ना कि कई बार कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता था, यहाँ पे किसी स्टार की मूवी आ रही होती थी, वहाँ पे वो अपना चला जाता था कि हाँ चलो यार मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी और लोगों को लगेगा मैं तो ये इनको सपोर्ट कर रहा हूँ करके। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कोई सेलिब्रिटीज़ ये वो आ रहे थे लोगों के पास में, और वो बोलते भाई गोटा गोगामा करके के वहाँ पे आते थे। गोटा गोगामा में जो एक स्पेस था, लेकिन एट द एंड ये जो चीज़ हुई May 9 और May 11 में, मैंने आपको बताया ये इधर जो किया हमने May 9 को हुआ, और फिर May 11 में तो वहाँ पे इमरजेंसी इम्पोज कर देगी। अगर यहाँ पे हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो वो कहते हैं कि फिर उसके बाद में जब ये रिज़ाइन किया प्राइम मिनिस्टर ने, अब ये जो रनील विक्रमसिंघे हैं वो उन्होंने एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बात की है, तो स्टेबिलिटी लाने की यहाँ पे बात है कंट्री में। और इट इज़ स्टिल अनसर्टन, अभी ये अनसर्टन है वेदर ये जो विक्रमसिंघे आए हैं वो सच अ पर्सन दो हिज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इज वेलकम्ड बाय सम स्टेक होल्डर्स। तो अभी अनसर्टन है कि वो कितना उसको स्टेबल कर पाएंगे, लेकिन हाँ उनकी जो नॉलेज है पहले के अगर इंस्टांसेस देखे जाएं तो वो एक अच्छी नॉलेज के साथ में आते हैं इकोनॉमिक्स की, या फिर किस तरह से उस चीज़ को हैंडल आउट करना है। तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। अब लास्ट में अगर हम IMF की बात करें, IMF कहते हैं कि हमारी तो डील है जो ऑल पार्टी कंसेंसस ये वो के साथ में चल रही है, ताकि जो फ्यूचर ऑफ श्रीलंका है वो उसको ठीक कर पाए, अदरवाइज तो वो वॉलेटाइल और अनसर्टन बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ, बहुत बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द सेकंड एडिटोरियल। तो ये है आज के 2 एडिटोरियल। आगे डिस्कस करते हैं। चाइना रशिया पाक टू अटेंड SCO एंटी टेरर मीट इन दिल्ली। इसमें भी आपने जो भी मैं यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं इसके अंदर, ये अगेन GS2 का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं मैंने सारी डिस्कस किया, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट दी SCO समिट इन 2023। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। कई बार स्टेट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये 2023 में कहाँ पे होने जा रही है SCO की मीटिंग। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो SCO है क्या, SCO रेट्स क्या है। पहली चीज़ जो SCO रेट्स है वो एंटी टेररिस्ट मतलब टेररिज्म को लेकर एक इन्होंने बॉडी बनाई हुई है जिसमें हम काम करते हैं एंटी टेररिज्म में। इसका मेन फंक्शन ऑफ द SCO रेट्स आर कोऑर्डिनेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटीज ऑफ SCO रेट्स। इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप है इसमें। अब हम बात करते हैं SCO के बारे में। SCO क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मल्टीलेटरल एसोसिएशन है जो कि इंश्योर करती है सिक्योरिटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी अक्रॉस दी वास्ट यूरेशियन रीजन। फिर अगर हम बात करें ये 2001 में बना था, और जब ये बना तो उस टाइम पे 5 ही कंट्रीज इसमें थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। और इसी वजह से जो शंघाई 5 1996 एमर्ज फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन डीमिलिटराइजेशन, इस तरह से वो आता है। 2001 में अगर हम बात करें असेशन ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है जी, तो शंघाई 5 का रीनेम कर दिया गया SCO। जब ये हमने किसको कनेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उज्बेकिस्तान को ऐड किया तो SCO नाम कर दिया गया। जो SCO का चार्टर है उसको साइन किया गया 2002 में, वो फोर्स में है 2003 में। अगर हम बात करें SCO ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, रशियन एंड चाइनीज़। SCO के 2 परमानेंट बॉडीज़ है, SCO सेक्रेटरी इन बीजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स इन 2017। मेंबर कंट्रीज अभी कौन है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। रिसेंटली ईरान की भी एक बिड को एक्सेप्ट किया गया कि भाई इसको ही फुल मेंबर बनाने की कोशिश की जाएगी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे LAC और LOC के बारे में बात की गई है। मैं आपको यहाँ पे आई होप मैप दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है जो हमारा चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, दिस पार्ट, ये हमारी LAC है। LAC में आपको बता दूं किसी भी एग्रीमेंट के साथ में हमने डिफाइन नहीं की हुई। जहाँ पे जिसकी फोर्सेस रुक गई 1962 वाली वॉर में, उसी टाइम से ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि कोई बंदा इधर आ रहा है, कोई बंदा उधर जा रहा है, तो ये पता नहीं लगता और यहाँ पे लड़ाई या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे हमें देखती हैं। ये हमारा पार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ आर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला जो पार्ट है ये है तो इंडिया का ही, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है जी, POK जिसको मैं बोलूँ। ये वाला जो पार्ट है साइचिन ये हमारा पार्ट है, साइचिन ग्लेशियर। और ये वाला जो पार्ट है ये है सक्शगम वैली,
दिस पार्ट इज सक्शिमम वैली, और ये जो वैली है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये जो मैंने रेड रेड किया है सक्शिमम वैली, ये पहले पाकिस्तान के पास होती थी लेकिन बाद में पता नहीं पाकिस्तान को क्या हुआ, उसने इसको गिफ्ट कर दिया चाइना को। लेकिन ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो ये हो गया, तो ये POK हो गया। सो ये जो LOC यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट से हुई है, शिमला एग्रीमेंट से, और इसी वजह से यहाँ पे सीज फायर एक प्रॉपर है, लेकिन LAC पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर वे में याद रखनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिलेटेड टू अगेन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो ट्रैवल करेंगे लुम्बिनी इन नेपाल नेक्स्ट वीक। तो लुम्बिनी टू अटेंड बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशंस, फोकस किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पे, कनेक्टिविटी पे, यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे जहाँ से मतलब जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो नेपाल के साथ में जो रिलेशंस हैं वो कुछ और ज़्यादा बेटर होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो जब ये मीटिंग हो जाएगी तो ये आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट आएंगे या कुछ और आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी जाएंगे फिर उतरेंगे फिर बात करेंगे, ये वो कुछ वाला बात होएगा। लास्ट ये इस पेज पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल कन्फाइन द यूजेज ऑफ दिव्यांगजन ऑफ टू हिंदी एंड रिप्लेस द टर्म विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बात की जा रही थी कि कई लोगों को दिव्यांग वर्ड जो है वो समझ में नहीं आता, इस वजह से प्लीज़ इसके साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला जो वर्ड है वो रेलवेज को यूज़ करना चाहिए। दिव्यांग वर्ड आया कहाँ से, पहले ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले यूज़ किया जाता था विकलांग, उसको मोदी जी ने रिप्लेस करवाया दिव्यांग वर्ड से, जो कि जिसका मतलब होता है डिवाइन बॉडी, और इसको चेंज कहाँ पे करवाया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन 2016 एक्ट है जो, वहाँ पे रिप्लेस करवाया। तो रेलवेज ने अब दिव्यांग वर्ड यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन दिव्यांग को जो भी सब्सिडी या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है तो कई जगहों पे जिसको नहीं पता दिव्यांग के बारे में तो उनके लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वर्ड है वो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द गगनयान। यहाँ पे जो इसरो है वो यहाँ पे बूस्टर को उन्होंने टेस्ट किया है फॉर द गगनयान, और गगनयान मिशन में आपको बता दूँ एक मैन्ड मिशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। हम GSLV MK3 रॉकेट से इसको यहाँ पे रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक फ़ोटो यहाँ पे है कि यहाँ पे श्रीहरिकोटा से यहाँ पे छोड़ा जाएगा। 16 मिनट टू रीच लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में गया, ऑर्बिट मॉड्यूल में एंटर होता है, सोलर एरे डिप्लॉयमेंट, रीओरिएंटेशन होनी स्टार्ट होगी, डी बूस्ट होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जब डी बूस्ट होएगा तो सेपरेशन होएगा ऑफ द क्रू एंड सर्विस मॉड्यूल। तो ये यहाँ पे ऊपर वाले इस ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, मतलब ऑर्बिट में प्रॉपर एंटर कर जाएगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे एरो ब्रेकिंग होती हुई हमें दिखाई देगी। फिर ये पैराशूट के साथ में ये वाला जो सामान है वो नीचे आके स्प्लैश डाउन एट द अरेबियन सी ऑफ गुजरात यहाँ पे हमें मिलेगा, और ये इसको हम दोबारा से यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो क्रू मॉड्यूल रिकवरी हो जाएगी इनटू दी 15 to 20 मिनट्स, दोबारा से यहाँ पे पहुँच जाएगा, इससे हम काम ले पाएंगे। इसकी कॉस्ट है लेस देन 10,000 करोड़, लॉन्च 2022, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा था पहले कि कोविड की वजह से मे बी चेंज हो सकता है इसका प्लान, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। इंडिया 4th नेशन बनेगा कि जो कि अपना मैन्ड मिशन ऊपर भेजेगा US, रशिया और चाइना के बाद में। अभी हम कुछ इसके बारे में बात करते हैं और भी कि ये है क्या चीज़ गगनयान मिशन। पहली चीज़ तो गगनयान मिशन इसरो कर रहा है, ये शेड्यूल है 3 फ्लाइट्स टू बी सेंट इनटू द ऑर्बिट, 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। मतलब 2 अनमैन्ड क्या होंगी, पहले चेक करते रहेंगे फिर उसके बाद में मैन्ड स्पेस फ्लाइट भेजेंगे। 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे इंक्लूडिंग एक विमेन होएगी, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। पेलोड्स कौन से हैं, क्रू मॉड्यूल है और सर्विस मॉड्यूल है। तो उसके बाद में लॉन्च होएगा GSLV MK3 में। ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है रशिया में, और रशियन गवर्नमेंट ओन्ड ग्लैफको स्मॉस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता चला। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बूस्टर याद रखना जो नया आया है HS-200 बूस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी प्ली कि भाई मैं तो पोस्टपोन नहीं कर पाऊँगा नीट का पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि ये क्योस और अनसर्टेनिटी यहाँ पे जो है क्रिएट कर देगा, जिसका एक कास्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम डिले करेंगे इन द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम वुड मीन फ्यूअर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स एट अ टाइम व्हेन द नेशन वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द पेंडेमिक। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो नाउ दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS3। ठीक है जी, और ये जो न्यूज़ है ये भी GS3 का, अगर हम यहाँ पे हेल्थ का पार्ट मान के चलें, या फिर GS2 का ये पार्ट हम मान सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट SBI Q4 नेट राइजेज 41% टू ₹9,114 करोड़। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एसेट की क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होती दिखाई दे रही है।
अब बैंक के लिए दो चीज़ें होती हैं, ये बैंक है, ये देखिए SBI लिखा हुआ है, ये बैंक ही है। तो यहाँ पे अगर तो बैंक के पास दो चीज़ें होंगी, अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, टू दी पीपल इन दी मार्केट, इंडस्ट्रीज़ को, वो बैंक का क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। जो आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक के पास में, वो बैंक के क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटीज बन जाती है, क्योंकि बैंक ने उसको क्या करना होता है, आपको वापस देना होता है। तो यहाँ पे जो एसेट है उसकी जो क्वालिटी है यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती ही दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये बोला है। नंबर 2, जो NPAs हैं वो डिक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एसेट की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं, और एक्सपोर्ट किस किस सेक्शन में बढ़े हैं यहाँ पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सेरेल्स, कॉफ़ी, प्रोसेस्ड फूड्स, लेदर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट है जो वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट भी उसी के साथ में हमारे बढ़े हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी, इसके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़पेपर। आप हमारा जो चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं, चैनल को लाइक तो कैसे करोगे आप, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।